अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। KPIT टेक्नोलॉजी, आज इस कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस हम करेंगे। ऊपर के लेवल से तकरीबन 70% की गिरावट इस वक्त इस स्टॉक के अंदर है। एक बड़ा करेक्शन इस कंपनी के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। तो क्या 1800 रुपये का स्टॉक अगर 600 रुपये पर मिल रहा है तो ये एक बेहतरीन मौका, बेहतरीन चांस है, या फिर कंपनी ख़त्म हो गई, कंपनी का बिज़नेस ख़त्म हो गया और यहाँ से आगे ये कंपनी रिटर्न नहीं दे सकती है। क्या इस माइंड के साथ इस स्टॉक को देखना चाहिए या फिर इसको एक बेहतरीन मौका समझना चाहिए? और क्या इससे पहले भी इस स्टॉक के अंदर गिरावट आई क्या? तो जब अगर आप देखेंगे ये स्टॉक बिल्कुल इब्तदाई टाइम था इसका 2020 के आसपास, यानी आज से 5-6 साल पहले, जब ये स्टॉक नॉर्मली मतलब 100 रुपये के नीचे ट्रेड करता था, 20 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये पर। तो यहाँ पर भी तकरीबन 70% की गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। फिर यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट दिया और कंटिन्यू एक बड़े रिटर्न देखने को मिले, 700-750 रुपये का इसने हाई लगाया था, वहाँ से वापस से 350-400 रुपये तक आया था, तब भी तकरीबन 45% के आसपास गिरावट यहाँ पर भी हमको देखने को मिली थी। और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई से करीब तकरीबन 25-26% के आसपास यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन अभी जो करेक्शन है ऊपर के लेवल से एक बड़ा करेक्शन है, तकरीबन 70% का करेक्शन है। तो टेक्निकली एतबार से और फंडामेंटली एतबार से इंशाल्लाह सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह डिस्क्लेमर समझ भी ले, सुन भी ले और देख भी ले। वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ से है। बाय सेल का हमारी तरफ से बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाय करना है, नहीं करना है, आप अपने रिस्क के एतबार से तहक़ीक़ करें, रिसर्च करें। वीडियो को आधा अधूरा मत देखें, वीडियो पूरा देखें, बात को समझने की कोशिश करें। वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई जा रही है उनको समझें और भी अपने एतबार से तहक़ीक़ और एनालिसिस करने के बाद ही अपना कीमती पैसा किसी स्टॉक के अंदर डालें। उससे पहले किसी भी स्टॉक के अंदर पैसा डालना या बात को समझे बगैर पैसा डालना, ये बहुत बड़ा रिस्की काम हो सकता है। चलिए अभी हम थोड़ा सा फंडामेंटल समझते हैं। अलबत्ता फ़ंडामेंटल डिस्कस करने से पहले, इन चीज़ों को समझने से पहले हम इसके बिज़नेस को समझते हैं। जैसे KPIT टेक्नोलॉजी, यानी आमतौर से हमारा जहन इस तरफ जाता है कि भाई ये IT सेक्टर से कंपनी है और IT सेक्टर के अंदर गिरावट है, इसी वजह से इसके अंदर भी गिरावट है। हो सकता है कि IT सेक्टर गिर रहा है इस वजह से इसके अंदर भी गिरावट हो, लेकिन सिर्फ IT सेक्टर की वजह से इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्या क्या चीज़ें हैं मैं इंशाल्लाह भी नीचे और समझाने की आपको कोशिश करूँगा। और इसके बिज़नेस को भी अगर हम समझें तो जैसे TCS का, इन्फोसिस का, विप्रो का, या IT की कंपनियों का बिज़नेस है, जैसे भाई सॉफ्टवेयर डेवलप करना या फिर किसी भी ग्लोबली कंपनी का बैकएंड के अंदर उसको सारी चीज़ें संभालना है ना, वेबसाइट बनाना वगैरह वगैरह, बहुत सारी IT कंपनी हमारी काम करती हैं और वही उनका मतलब काम होता है कि कंपनियों को वो सारे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाकर बेचना। तो वो IT की कंपनियों का जो बिज़नेस है, KPIT का बिज़नेस उससे थोड़ा सा हटकर है। इसका जो बिज़नेस है ना, तो ये मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करती है कंपनी जो गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं आजकल जितने भी 4 व्हीलर आ रहे हैं ना, ये मतलब बहुत ही एडवांस लेवल के आ रहे हैं। अभी बहुत सारे गाड़ियाँ ऐसी आ रही है वो खुद ब खुद मतलब पार्किंग के अंदर जाकर लगती भी है, बाहर भी निकलती है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे वीडियो। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी भी आ रही है जो मतलब बग़ैर किसी ड्राइवर के पूरा उसके अंदर आप अगर पूरा लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें सेट कर लोगे तो वो जहाँ पर आपको पहुँचाना है तो बराबर पहुँचाएंगी। सामने गाड़ी आएंगी तो ब्रेक भी लगाएंगी, है ना। मतलब सारी चीज़ें वो मैनेज करती है खुद ब खुद गाड़ी, किसी ड्राइवर के न होते हुए भी। मतलब टेक्नोलॉजी इतना आगे जा चुकी है। तो हम क्या ऐसा सोच सकते हैं कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी आगे गई तो आने वाले टाइम में वो कम होने वाली है ना? ऐसा तो नहीं होगा, बल्कि अभी हम जिस चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि यार ये कैसी मतलब बहुत अजीब चीज़ें हो रही है, तो आने वाला ज़माना ऐसा होगा कि मतलब इससे भी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी रहेगी। तो गाड़ियों के अंदर ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, तो KPIT उस सारी चीज़ें बनाती है, वैसे सॉफ्टवेयर बनाना, है ना। तो ये सारा इसका जो बिज़नेस है ना, इसका बिज़नेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मजबूत है। इसके क्लाइंट अगर आप देखेंगे ग्लोबली भी एतबार से और बहुत बड़े बड़े क्लाइंट इसके हैं, इसका बिज़नेस काफ़ी अच्छा है।
अभी गिरावट के क्या क्या रीज़न थे हम उसको नीचे जाके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कंपनी का बिज़नेस ख़त्म होगा या कंपनी के फ्यूचर में मतलब बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। वक्ती तौर पर हो सकता है कुछ सेल कम घटे बढ़े ये सारी चीज़ें देखने को मिले, लेकिन एकदम से कंपनी ख़त्म होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल आगे और चीज़ें हम सामने मतलब लाते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। कंपनी का मार्केट कैप आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा, 16,783 करोड़ ये कंपनी का मार्केट कैप अभी बाकी रहा है, जबकि एक लार्ज कैप कंपनी थी जब इसका प्राइस 1800 साढ़े 1800 रुपये पर जब ये ट्रेड कर रहा था तो, लेकिन अब गिरते गिरते बहुत ही मतलब इसका मार्केट कैप कम हो चुका है। स्टॉक के पी को मैं अभी नीचे जाकर ज़्यादा डिस्कस करूंगा। अभी 26 के पी पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आरओई आरओसी देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग है। डेट टू एसेट रेशियो यहाँ पर 11 का नज़र आ रहा है, कम है, ठीक है। प्लेज करके यहाँ पर कुछ भी प्रमोटर ने रखा हुआ नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पर बस 1.25% के आसपास है। कंपनी अपने बिज़नेस पर ज़्यादा पैसा लगाती है और वो भी हम नीचे समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अभी हम थोड़ा सा इस चार्ट के ऊपर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ और इस चार्ट पर ले जाने के बाद मैं आपको पी इसका बताना चाहता हूँ। अभी मैं इसको 10 साल के ऊपर लेकर जाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो इसका पी यहाँ पर देखेंगे ना तो 90 पे गया था और यहाँ पर भी ये तकरीबन 90 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था जब इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। तो आम तौर से मतलब स्टॉक का पी ऐसा बढ़ता है और उसके साथ में कंपनी का सेल भी बढ़ते रहता है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ते रहता है। तो ये 90 के पी पर रहते हुए भी गिरावट देखने को नहीं मिली होती हमको, समझ रहे हैं। लेकिन जैसा ही मतलब स्टॉक का पी ऐसा 90 का 100 का होता है और उसके बावजूद फिर सेल के ऊपर या नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर थोड़ा सा भी प्रेशर हमको देखने को मिलता है तो ये एक लर्निंग पॉइंट इसको समझिए। उसके बाद है ना प्राइस के अंदर हमको बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो बहरहाल एक स्टॉक मतलब ये जब ये स्टार्ट हुआ था ना 2020, यहाँ पर देख सकते हैं 2020 में जब ये स्टार्ट हुआ था ना, इसने मतलब ये जो बड़े रिटर्न बना कर दिया यहाँ पर, तो उस वक्त भी इसका पी ना लगभग 20 के आसपास था। और आज मतलब जब ये स्टॉक के अंदर इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिला, वापस से इसका पी ये 20-25 के आसपास आया हुआ है। तो पी के एतबार से मतलब जो उसका सेल है, जो उसका प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट और सेल 90 के पी को मतलब एडजस्ट नहीं कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि भैया अभी ये इसके सेल और नेट प्रॉफिट के एतबार से यानी कुल मिलाकर उसकी ग्रोथ के एतबार से उसका पी बहुत ज़्यादा हाई हुआ था। तो उसके वजह से भी इस कंपनी के अंदर, इस स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है। तो मेन रीज़न इसका निकल कर ये आ रहा है कि इसका सेल थोड़ा सा कम हुआ है। आप अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ पर सेल कम होता हुआ नज़र नहीं आएगा आपको। आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो वहाँ पर भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसा ही आप कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर समझ में आएगा कि हाँ, कंपाउंडिंग के एतबार से ये थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर बन रहा था और उसी प्रेशर के चलते इस स्टॉक के अंदर हमको यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस वक्त जिस ये पी पर ट्रेड कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पी इसके लिए एक सही हो सकता है, ठीक है। अभी ये तो चार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उधर जाकर, ठीक है। अभी मैं आपको इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट वगैरह दिखाना चाहता हूँ। अभी देखिए क्वार्टरली रिज़ल्ट देखेंगे ना आप तो पिछले जून के अंदर इसके क्वार्टरली सेल था 1539 करोड़ का और जून के अंदर आया 1675 करोड़ का। तो यहाँ पर हमको कहीं पर भी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है, बराबर। और पीछे से भी देखेंगे तो कंटिन्यू कुछ ना कुछ उसके हिसाब से ग्रोथ ही है। इस मार्च से अगर मिलाकर देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मैं ये बात तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो यहाँ पर ठीक ठाक नज़र आएगा। ऑपरेटर प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो ये भी ठीक ठाक नज़र आएगा। तो फिर दिक्कत कहाँ है, परेशानी कहाँ है? दिक्कत और परेशानी को समझना है तो आप ये चार्ट को देख सकते हैं। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ इसकी 5 साल की 26%, 3 साल की 24% और अभी जिस एतबार से चढ़ रहा है तो ये यहाँ पर इसके अंदर हमको कमी देखने को मिल रही है। इसी तरीके से कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 5 साल की 37%, 3 साल की 21% और अब ये माइनस के अंदर जा रही है, बराबर। तो
तो कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ इसके ऊपर जो प्रेशर देखने को मिला है ना, और वो वापस से पी 90 का था, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर बड़ा करेक्शन हमको देखने को मिला है। सिर्फ आईटी सेक्टर गिर रहा है उस वजह से ये कंपनी गिर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे उस हिसाब से देखा जाए ना तो फिर तो इसने गिरना भी नहीं था, इसलिए कि जो आईटी कंपनियों का काम होता है ना, तो इसका काम बिल्कुल उससे अलग थलग है, समझ रहे। तो अब क्या मतलब कि आने वाले टाइम में इसका सेल नहीं बढ़ सकता है क्या, इसका प्रॉफिट नहीं बढ़ सकता है क्या? तो ऐसा नहीं है, ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसी मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये जो प्रेशर बना हुआ है सेल का भी और प्रॉफिट का भी, वो कहीं ना कहीं हमको कम होता हुआ नज़र आएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ये काफ़ी अभी भी स्ट्रांग ही लग रहा है। बैलेंस शीट को अगर आप देखेंगे, अच्छा एयरली एतबार से देखना हम थोड़ा सा रह गए, वैसे तो वो उसी के अंदर कवर हो गया है, लेकिन एयरली एतबार से अभी भी आप देखेंगे तो सेल इसका 2019 के अंदर 641 करोड़ का था, और कंटिन्यू मतलब इस सेल के अंदर इसके बढ़ोतरी ही देखने को मिली, और अभी भी कहीं पर भी सेल कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अलबत्ता जिस एतबार से पहले ग्रोथ थी वैसी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, और यही उसका रीज़न है जिसको अपन ने अभी भी नीचे डिस्कस करें। नेट प्रॉफिट वगैरह भी यहाँ पर ओके आपको नज़र आएगा, ठीक है। अभी इन चीज़ों को समझने के बाद बैलेंस शीट को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको रिजर्व कंपनी मतलब कम करती हुई कहीं पर भी नज़र नहीं आएंगी। रिजर्व कंपनी के पास दबाकर है और कंपनी ने रिजर्व को अपने बढ़ाया है। अलबत्ता थोड़ा सा कर्जा, थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा खासा कर्जा कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर अपना बढ़ाया है, और उसका रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो टोटल एसेट कंपनी बढ़ा रही है ना, वो काफ़ी स्ट्रांग है, और आने वाले टाइम में ये टोटल एसेट्स का बढ़ना इस बात की अलामत हो सकता है कि इसका सेल भी बढ़े, ठीक है। अभी अगर हम इसके कैश फ्लो वगैरह को देखेंगे तो ये बेहतरीन यहाँ पर नज़र आ रहा है, और कैश फ्लो यहाँ पर थोड़ा सा कम होता हुआ, थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा खासा कम होता हुआ नज़र आया है, ये इसके लिए अच्छी बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है हल्की, इससे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। एफआई की होल्डिंग अभी भी बरकरार है और तकरीबन 13% है, ये अच्छी बात है। पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले में थोड़ी सी कम ज़रूर है, लेकिन अभी 2-3 क्वार्टर से 13% की जो है वो बरकरार है। और डीआई की होल्डिंग भी तकरीबन 25 से 23, यानी अभी भी बहुत बड़ी होल्डिंग डीआई के पास भी है, और पब्लिक के पास तकरीबन 23-24% है। और इस क्वार्टरली रिज़ल्ट के अंदर थोड़े से मतलब क्या है, पब्लिक को यहाँ पर मतलब माल चिपकाया भी गया है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा मतलब हम सीरियस नहीं ले सकते, इसलिए कि एक नॉर्मली इतना तो ऊपर नीचे होते रहता है। ऑलरेडी एफआईआई डीआई के पास दबाकर माल पड़ा हुआ है, तो फंडामेंटल एक ठीक ठाक है। बिज़नेस अगर देखेंगे कंपनी का तो वो भी अच्छा है। एक वक्ती तौर पर कंपनी के सेल के ऊपर और कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर, सेल के ऊपर पड़ेगा तो नेट प्रॉफिट के ऊपर जाहिर सी बात है पड़ना ही पड़ना है। कंपाउंडिंग एतबार से थोड़ा सा असर हमको देखने को मिला था, और स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा हाई हुआ था, और ऊपर से फिर एआई की वजह से पूरे आईटी सेक्टर पर भी मारे, तो ये सारे के सारे रीज़न मिलकर मतलब इस कंपनी के ऊपर आ गए, और वो प्रेशर की वजह से एक 70% का करेक्शन ऊपर के लेवल से देखने को मिला है। अभी टेक्निकली एतबार से इंशाल्लाह समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए टेक्निकली एतबार से ये कंपनी का 12 महीने का चार्ट मेरे सामने ओपन है। अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रही है कि जो प्राइस के अंदर गिरावट है वो वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रही है, ये कहीं ना कहीं मतलब एक ख़राब चीज़ है टेक्निकली एतबार से। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि ये अभी इस वक्त 12 महीने के डिमांड जोन के ऊपर ये स्टॉक आया हुआ है, समझ रहे। तो जो लोग मतलब लंबे टाइम के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बड़े टाइम के लिए, मान लो कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, है ना, अपने पैसे को लगाना चाहते हैं, तो 12 महीने का, 6 महीने का, ये ऐसे डिमांड जोन होते हैं जहाँ पर प्राइस आने के बाद मतलब बड़े लोग वापस से अपना पैसा यहाँ पर ऐसे लेवल के ऊपर डालते रहते हैं, समझ रहे। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से वी शेप ऐसी जैसे गिरा वैसे ही, जैसे 3 साल के अंदर मान लीजिए कि तकरीबन ये कितने रुपए से गिरते हुए आ रहा है स्टॉक। अगर ऊपर के इसकी हाई को हम ड्रॉ करें तो तकरीबन यहाँ पर देखिए 1928 रुपये का हाई है। तो अभी 3 साल के अंदर वहाँ से इसके अंदर प्रेशर बना हुआ है और गिरते आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल के अंदर वापस से ये 2000 रुपये पर चला जाएगा बोलकर, ऐसा नहीं होता है। तो एक लंबे टाइम के अंदर
धीरे धीरे करके आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो मतलब इसके अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप बड़े टाइम के एतबार से। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आपने किसी जगह पर कोई प्लॉट लिए, कोई ज़मीन ख़रीदे, तो आपने एक मरतबा ज़मीन ख़रीदे तो क्या आप ये चाहते हैं कि हर साल वो ज़मीन का रेट डबल होना? अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी के अंदर कम से कम किसी भी ज़मीन के प्राइस को डबल होने के लिए, यानी एक नॉर्मली औसत वो 3 साल से 5 साल का समझा जाता है। 3 साल से 5 साल के दरमियान में कोई भी फ्लॉट कहिए या कोई भी ज़मीन की कीमत है ना तकरीबन डबल हो जाती है अगर उसका लोकेशन ठीक ठाक हो। तो अगर लोकेशन उसका ख़राब हो तो फिर तो 5-5 10-10 साल भी पड़ा हुआ रहता है तो कोई उसको पूछता भी नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन एक नॉर्मली एक ठीक ठाक लोकेशन का फ्लॉट ज़मीन 3 से 5 साल के दरमियान के अरसे के अंदर ये डबल हो जाता है, बराबर। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो स्टॉक है 600 से वापस से 2000 रुपये पर जाए। तो अगर ये 2100 रुपये पर जाता है 600 से, तो यहाँ से ये 3 गुना होगा, है ना, 3x होगा। तो अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी और ज़मीन को अगर उस नज़रिए से देखेंगे कि भाई अपने पैसे 3 गुना होना चाहिए, तो हम उसके लिए कितना पीरियड देंगे? कम से कम 9 साल का वक्त हमको उसको देना पड़ेगा, तब जाकर वो आपका पैसा 3 गुना करके देंगी, 3x करके देंगी वो ज़मीन, बराबर। लेकिन अभी स्टॉक मार्केट की बात की जाए ना तो हमारा क्या रहता है कि यहाँ से पैसे जैसा ही प्राइस आया ना तो इन्हें यहाँ से 1 साल के अंदर ही चले जाना तो ही सही है। तो इन्वेस्टमेंट की अगर आपकी सोच है तो आपको नहीं 9 साल तो कम से कम एक 3-4 साल 5 साल का टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर वापस से 2100 रुपये क्या उसको क्रॉस करके ऊपर भी जाता हुआ नज़र आए। इसलिए कि आने वाला ज़माना ये कहीं पर भी मुझे ऐसा नज़र नहीं आता है कि जो भी कार है या जो भी मतलब 4 व्हीलर्स है तो उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी लग रही है तो उसकी कहीं ना कहीं मतलब कम गिरने वाली है या उसकी कमी आने वाली है, ऐसा नहीं है। तो ये कंपनी मतलब इसका बिज़नेस मॉडल अच्छा है, उसकी ज़रूरत जब मार्केट के अंदर है इसको हम एक बड़ा करेक्शन समझ सकते हैं। या मैंने जो पहली चीज़ें बताया आपको उस नज़रिए से अगर आप देख कर यहाँ पर आप मतलब धीरे धीरे कर कर, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि यहीं से प्राइस घूमने वाला है। हम जो इस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के एतबार से बात कर रहे हैं तो 440 रुपये का इसका नीचे का लेवल है, ठीक है। अभी मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम के एतबार से, वो भी डिमांड सप्लाई के एतबार से इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी ये 12 महीने का चार्ट मेरे सामने ओपन है। मैंने जैसे पहले समझाया, आपको अगर पैसा डालना है तो अपना पूरा पैसा इसके अंदर मत डालिए, अपने कैपिटल का एक 2-5% है ना आप डाल सकते हैं इन्वेस्ट, या आपका एक पोर्टफोलियो बना हुआ है तो उसके अंदर इस स्टॉक को भी आप एक ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए 6 महीने का टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। 6 महीने पर आने के बाद ये जो डिमांड जोन करेक्शन है यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब स्टार्ट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अभी 3 महीने का चार्ट मेरे सामने ओपन है, ठीक है। अभी इस स्टॉक को देखेंगे तो ये 3 महीने का मतलब एक कैंडल है, ये 3 महीने की कैंडल है और इनमें से सब 3-3 महीने की कैंडल है। जैसे ही मतलब मैं इस डिमांड जोन को मार्क अगर करूँ तो उस डिमांड जोन में आने के फ़ौरन बाद उसका रिएक्शन भी आपको देखने को मिला। मतलब इतना सेलिंग प्रेशर होने के बावजूद भी ये जो 3 महीने की कैंडल यहाँ पर बनी है तो कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन ने या यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर ने इनको रोक कर रखा, तभी तो ऐसी एक स्ट्रांग मतलब कैंडल बनी। इसको भी स्ट्रांग आप इस वजह से कह सकते हैं कि एक बड़े सेलिंग प्रेशर को इस जगह पर आने के बाद रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, बराबर। और वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे 3 महीने के ऊपर इतनी बड़ी कैंडल बनने के बावजूद भी कम वॉल्यूम नज़र आए, बराबर है। तो इन्वेस्टमेंट का पहला स्टेप तो यहीं पर था कि आप यहीं पर पैसा डाल देते। ये दूसरा स्टेप, अगर यहाँ से प्लस नीचे की तरफ या इस लेवल पर ये स्टॉक आता है जो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट हमको वाज़े तौर पर बताएगा। ये देखिए ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पर भी ये स्टॉक इस तरह बिल्कुल नीचे के तरफ आता है ना, ये इसने अभी तो ये जो डिमांड जोन है नीचे वाला इसको भी यहाँ पर टच किया है, बराबर। और टच करने के साथ ही उसके अंदर बाइंग प्रेशर वापस से बना है, अरे समझे ना आप। तो उसके हिसाब से देखा जाए ना तो यहाँ पर इस जगह पर आप धीरे धीरे कर कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर तो 2 किस्त आप डाल सकते हैं, या नीचे की तरफ आता है तो आप तीसरी किस्त भी आपकी 40-40-20 करके या 30-30
40 करके डाल सकते हैं, ठीक है। यानी आप हो सकता है तो भी 30% और नीचे 40% या 40% यहाँ पर और नीचे आने के बाद 30% डाल सकते हैं। और अगर आप बहुत इत्मीनान से बैठना चाहते हैं और आपको कोई डर भी नहीं, कैपिटल आप कम लगा रहे हो और कम कैपिटल डालेंगे तो फिर मतलब एक देर तक होल्ड करने के अंदर भी इंसान को मतलब वो चीज़ अच्छी लगती है, तो उसके हिसाब से पूरा भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और नीचे भी स्टॉक आता है तो आपके अंदर फिर डर नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसके नीचे अगर जाता है तो फिर आपको ऐसे लेकर सीधा सीधा बाहर निकलना पड़ेगा, ये भी बात को आप समझे। लेकिन बहुत कम चांस रहते हैं, मतलब जब कोई भी स्टॉक 12 महीने के डिमांड जोन के अंदर आता है तो उसके मतलब वो डिमांड जोन के टूटने के, वहाँ से प्राइस नीचे जाने के बहुत कम चांस होते हैं। यही तो रीज़न है कि आप देख रहे हैं कि इतना बड़े सेलिंग प्रेशर के बावजूद जैसे ही इस डिमांड जोन के अंदर स्टॉक आया तो यहाँ पर इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़े वॉल्यूम के बावजूद भी स्टॉक गिरते ही जा रहा है। आप देखिए ना, इस कैंडल को गौर करें अगर आप, ये इतनी छोटी कैंडल इतने बड़े वॉल्यूम के बावजूद क्यों बनी, किसने इसको रोका, कौन सी मतलब वो ताकत है जिसने इसको रोका है। तो ये सारी चीज़ें डिमांड सप्लाई के अंदर समझने की होती हैं। तो यहाँ पर लेना चाहे तो यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म के एतबार से ले सकते हैं, लेकिन क्या इसका व्यू होना चाहिए, क्या नज़रिया होना चाहिए। जब मैंने टेक्निकल स्टार्ट किया उस वक्त जो बातें आपके सामने रखा मैंने एक प्रॉपर्टी के एग्जांपल से, तो वो चीज़ों को आपने समझना चाहिए, वरना आप 8 दिन या 15 दिन नहीं चला तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। हो सकता है कि इस जगह पर ये काफ़ी वक्त बिताए, यहाँ पर मतलब बड़े लोग वापस से एंट्री करें, ग्रीन वॉल्यूम आपको ज़्यादा आता हुआ नज़र आए और फिर धीरे धीरे जब निकलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर कुछ खास है भी नहीं फिर रोकने के लिए, समझ रहे। ये सारे डिमांड जोन ऑलरेडी ऊपर से टेस्टेड है, ठीक है। ये अगर इसको सप्लाई जोन मानते हैं तो ये यहाँ से टेस्टेड है, अगर इसको सप्लाई जोन मानते हैं तो ये यहाँ से टेस्टेड है, अगर इसको सप्लाई जोन मानते हैं तो यहाँ से टेस्टेड है। फिर भी आखिरी टाइम में यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है, लेकिन वो 1200 के आसपास है, जो यहाँ से आप ऑलरेडी 100% रिटर्न आप कमा चुके होंगे, समझ रहे। लेकिन उसके लिए टाइम भी आपको वैसा देना पड़ेगा, टाइम आपके पास उतना होना चाहिए। अभी देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर हम आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगा कि लास्ट टाइम जो डिमांड जोन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था तो उस डिमांड जोन से वापस से प्राइस चलना स्टार्ट हुआ है, बराबर। यहाँ से आए ऊपर की तरफ जाना शुरू किया था, लेकिन वापस से सेलिंग आई और वापस से इस डिमांड जोन से उठा है और वापस से फिर ये जो इसका हफ्ता है, ये हफ्ता वापस से मतलब एक तरीके से सेलिंग प्रेशर के अंदर जा रहा है। तो ऐसा मतलब टाइम यहाँ पर लग सकता है, लेकिन ग्रीन वॉल्यूम अगर आप लास्ट टाइम जितना भी यहाँ पर देखेंगे ना तो वहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसा टाइम इसको बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन उम्मीद ये ऐसी है कि इंशाल्लाह ये अच्छा रिटर्न बनाकर देगा। तो अभी डेली पर और इस पर जाकर देखने की कोई ख़ास बात बनती ही नहीं है। फिर भी हम इसका EMA वगैरह थोड़ा सा लगाकर देखते हैं। अभी ये बॉलिंजर बैंड लगा। मंथली टाइम फ्रेम पर अच्छी बात है कि लोअर बैंड के ऊपर ये स्टॉक आया हुआ है, ठीक है। तो लोअर बैंड के ऊपर आना और ऊपर अंदर आकर ग्रीन क्लोजिंग देना, ये इस बात की भी अलामत होती है कि सेलिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वीकली टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे जाकर तो और भी डिमांड जोन के एतबार से अच्छा नज़र आ रहा है मुझे। और जैसे जैसे मतलब ये लोअर बैंड और अपर बैंड सुकड़ते जाएंगे, छोटे छोटे होंगे, वापस से इसके अंदर एक स्ट्रेंथ मतलब बनते जाएगी। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देखिए कम हुआ था, वापस से फटने की कोशिश किया, वापस से फिर गिरा, वैसे ही और ये कम होगा। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर जैसा जैसा कम होगा वैसे अच्छा माना जाएगा। अभी ये EMA मेरा कौन सा है, 1 मिनट, ये 20 EMA, मैं इसको ठीक है अभी 20 ही रहने देते। डेली टाइम फ्रेम पर अच्छी बात यह है कि 20 EMA को इसने प्राइस ने क्रॉस करके अभी उसको सपोर्ट बना रही है, बराबर। वीकली टाइम फ्रेम पर, मंथली टाइम फ्रेम पर आपको ये तो जाहिर सी बात है नीचे ही नज़र आने वाला है। 3 मंथ पर और 6 मंथ पर तो नज़र भी नहीं आएगा, तो इसको छोड़ ही देते हैं क्योंकि स्टॉक ज़्यादा पुराना है नहीं है बहुत कुछ मतलब समझने के लिए। तो मुझे उम्मीद है फंडामेंटली एतबार से एक बड़े टाइम फ्रेम पर कैसे काम किया जाता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, जैसे आप जो भी लोग डिमांड सप्लाई सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जैसे अभी 15 अगस्त आ रहा है, वैसे कुछ ख़ास इरादा तो नहीं है, लेकिन आप कमेंट करके बताइए। अगर ज़्यादा लोगों के कमेंट आए तो कुछ मैं प्लान बनाऊंगा। अभी कुछ लोगों के कमेंट वगैरह आए, मेल भी आए, जैसे 15 अगस्त आ रहा है तो भी ये 15 अगस्त पर कोई ऑफ़र आने वाला है नहीं आने वाला है बोलकर आप लोगों की तरफ से अगर डिमांड रही तो उसको लाते हैं, वरना इंशाल्लाह फिर आने वाले 2-3 महीने उसको होल्ड करेंगे, फिर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।